मैं साजिद तारड़ फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। इस हफ्ते में जिन चीज़ों पे बात करूंगा, सबसे नंबर 1 रोजवेल्ट होटल इन वाशिंगटन डीसी, उसके बाद ईद उल अज़हा, उसके बाद अमेरिकन सियासत, अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप साहब के इंटरनल कैंपेन चेंजेस, और उसके बाद आपसे कुछ कोरोना के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं रोजवेल्ट होटल के बारे में बात करना चाहता हूं कि वो काफ़ी इस वक्त पाकिस्तान डिस्कशन का हिस्सा है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि ये होटल, जिसकी मालियत PIA की मालियत से ज़्यादा मालियत का होटल है, इसको पिछले अदवार में दोनों पार्टियाँ, पीपल्स पार्टी और नून लीग भी हड़प करने के चक्कर में थे, लेकिन वो नहीं कर सके। इस पे भी तकरीबन 1 साल से काम हो रहा है कि किसी तरीके से रोजवेल्ट होटल हड़प किया जा सके। अब यहाँ पे ये भी बातें सोची जा रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब उसमें इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि वो भी रियल एस्टेट डेवलपर हैं। उनके दामाद जो कुशनर है वो भी उसमें इंटरेस्टेड हैं, होना चाहिए, उनका कारोबार है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले अदवार में ये डाका नहीं डाला जा सका, लेकिन इस साल मदीना की रियासत में ये किस तरह होगा, ये किस शफाफियत के साथ इसको जस्टिफाई किया जाएगा, बिलियंस की प्रॉपर्टी में किस किस को हिस्सा मिलेगा। जहां तक मुझे सुनने में आ रहा है, पाकिस्तानी आपकी कैबिनेट इसको अप्रूव कर चुकी है, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब इसके हक में हैं कि इसको बेचा जाए, और चंद लोगों के फ्रंट मैन इसमें शामिल हैं। अब इस पे ना कोई बेंच बिठाया गया, ना इस पे कोई कमेटी बिठाई गई, ना अवाम को एतमाद में लिया जा रहा है, ना असम्बली को एतमाद में लिया जा रहा है। इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या है। रोजवेल्ट होटल की मालियत बहुत ज़्यादा है, एक पूरा ब्लॉक है, और जो लोग कहते हैं कि नॉन फंक्शनिंग, कि उसमें से आमदन नहीं है, तो उसकी ऑक्यूपेंसी ये होती है कि एवरेज कि उसके कमरे किस तरह किराए पे चढ़ते, कितने चढ़ते हैं, उसकी 70-80% ऑक्यूपेंसी, जो कि अमेरिका में एक बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी रेट समझा जाता है। पाकिस्तानी अवाम को बताया जाता है कि PIA जिस तरीके से नीचे गई है, रोजवेल्ट भी कामयाब नहीं है, नहीं चल रहा है, पाकिस्तान की माइशत पे बोझ है। लेकिन मेरे ख्याल में ये खलवाड़ का बंदोबस्त किया जा रहा है अफसोस के साथ। अवाम को एतमाद में लेना चाहिए, और एक प्रॉफिटेबल चीज़ क्यों बेची जा रही है उसकी रीज़न बतानी चाहिए। ये वो नहीं है कि जिस तरीके से चीनी का डाका डाला गया और 25 अप्रैल का वादा करके खान साहब ने फिर उसके बाद उसको डिस्कस ही नहीं किया। साहिवाल का हादसा हुआ, खान साहब ने उस पर डेट दी, उसके बाद कमीशन बना दिए जाते हैं, उसको अंडर द रग धकेल दिया जाता है, उस पर कोई जवाब नहीं दिया जाता। आटे का इस वक्त रेट 1050-1080 रुपए का थैला आता है। अगर वाशिंगटन DC में बैठा मैं परेशान हूँ, तो इस्लामाबाद के ऐवानों में क्यों नहीं ये बात हो रही कि लोग खाना किस तरह खाएंगे। एवरेज मजदूर पाकिस्तान में 15,000 रुपया महीना इनकम है, वो 2 बच्चों को कैसे पालेगा। इस पे कोई आपका एंकर नहीं सब्जेक्ट कर रहा, इस पे कोई प्रोग्राम नहीं कर रहा, कोई पूछ नहीं रहा। रोजवेल्ट पे प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं, चंद लोग इसको YouTube पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इसको हार्ड सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट ये है कि खान साहब की टीम, मैंने शायद पिछले सेगमेंट में भी कहा था, खान साहब की मौजूदगी में 3 मिनिस्टर एक दूसरे के गले पड़े हैं। -1 फार्मूला गर्मा गर्म चल रहा है। खान साहब को चाहिए अपनी कैबिनेट की सफाई करें। जो लोग चीनी के डाके में शामिल हैं, जो लोग नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए मशवरे में शामिल थे, उनको हटाना चाहिए, कौम को एतमाद में लेना चाहिए। मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था, मायूसी गुनाह है, लेकिन जिस मुल्क के 25 करोड़ अवाम मायूस हो जाएंगे तो उस मुल्क का क्या बनेगा। वहाँ पे रियासत मदीना नहीं है, वहाँ पे लूट मार होगा। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जिस सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बहुत गंदे तरीके से हो रही हो, बिल्कुल सही तरीके से ना हो रही हो, वहाँ डाके हलाल हो जाते हैं। नौज़ बिल्ला पाकिस्तान पे ऐसा टाइम आए कि लोग लूटें बाहर निकल के, और वो गुनाह ना हो अपने बच्चों को पालने के लिए। ये टाइम ऐसा ना आए मेरे ख्याल में। लेकिन खान साहब को और जो इस वक्त फ़ैसला करने वाले पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनको सोचना चाहिए कि इस वक्त हालात लोगों के बहुत ख़राब हो चुके हैं फाइनेंशियली। आपके दुश्मन क्रॉस द बॉर्डर आपको कैलकुलेट करके बैठे हैं,
आप प्रेडिक्टेबल हो चुके हैं उनके लिए, उनके बयानात को आपका मीडिया जवाब नहीं देता, आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब आपकी फॉरेन पॉलिसी को जस्टिफाई नहीं करते, आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब का फ़र्ज, सबसे पहला जॉब डिस्क्रिप्शन फॉरेन मिनिस्टर का होता है कि लोगों को आपकी फॉरेन पॉलिसी के बारे में आगाही दी जाए। अफसोस के साथ है कि वो लोकल पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्टेड ही नहीं है। खान साहब को चाहिए कि जल्द से जल्द अपनी कैबिनेट में तब्दीलियां करें, लोगों के सामने जाके तकारीर करें, उनको एतमाद मिलें। 25 करोड़ लोग इस वक्त मायूस बैठे हैं और आपकी तरफ देख रहे हैं। इसके बाद मैं दूसरे टॉपिक पे आना चाहूँगा, कोरोना। अब मुझे अगले दिन मैं इस खबरें पढ़ रहा था, जब आपसे बात करने के लिए तैयारी कर रहा था, तो मैंने ये देखा कि पंजाब में कोरोना टेस्टिंग कम कर दी गई है। वो पंजाबी का कहना है कि ना होसी टोला तो ना होसी रौला। तो इस तरीके से कोरोना कंट्रोल, ये अच्छा तरीका ढूंढा है आपने, कोरोना ढूंढना, कोरोना को रोकना, कि अगर कोरोना की टेस्टिंग ही ना की जाए तो कोरोना, गुर्बत को ख़त्म करने के लिए गरीबों को मार दिया जाए, तो ये इस तरह गुर्बत तो ख़त्म नहीं होती। कोरोना, आंखें बंद करने से कोरोना कहीं नहीं चला जाएगा, इसके लिए हमें इक़दाम करने पड़ेंगे। मैं आज की खबर में मैंने देखा है कई ममालिक से एड आपके पास आ रही है, आपके पास PPPs आ रहे हैं, लेकिन और मैंने यहाँ भी देखा कि आप उसको बना रहे हैं और आप दूसरे कंट्रीज़ को भी दे रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज तरीका नहीं है। लाहौर में जो सेंटर्स बनाए गए हैं वो ठीक नहीं है, क्वारंटीन नहीं हो रहा है, PIA बंद हो चुकी है कई जगहों से, आपके पाकिस्तानी शहरी फंसे हुए हैं मिडल ईस्ट में, उनके लिए कोई ठोस इक़दाम आप नहीं कर रहे। दूसरा, मैं ये आपसे पूछूंगा कि इन लोगों को वापस कैसे भेजना है? क्या आपके जो मिनिस्टर ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी इसकी सलाहियत रखते हैं कि लोगों को मिडल ईस्ट में वापस जाके वापस भेज सकें? आपका $25 बिलियन का जो ये लोग रेमिटेंस होती थी इन फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानीज की, वो रुक जाएगी तो क्या करेंगे आप? रोजवेल्ट बेच के पाकिस्तान नहीं चलाया जा सकेगा, क्योंकि रोजवेल्ट के पैसे न्यूयॉर्क में ही रह जाएंगे या लंदन चले जाएंगे। पाकिस्तान किस तरह चलाएंगे आप? आपके पास कोई, आपने जब से आप आए हैं तब्दीली का नारा लगा के, आप एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं कर सके अवाम की खुशहाली के लिए। लोग चीख रहे हैं। कराची में लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है, जो कि आप कहते थे कि हम बिजली बाहर बेचने के काबिल हो चुके हैं। कराची में लोग बिजली के बगैर बिल के रो रहे हैं वहाँ पे। अब मैं दूसरी जिन चीज़ों पे जाना चाहूँगा, वो एक ईद उल अज़हा आने वाले हैं, बड़ी ईद आने वाली है, कुर्बानी की ईद आने वाली है। इस ईद को ज़रा गौर से सोचिएगा। कोरोना की वजह से हमारे कई लोगों के कारोबार ख़त्म हो चुके हैं। मैंने अगले दिन एक आदमी की स्टोरी सुनी यूट्यूब पे। वो रेडी लगाता था और वो रेडी नहीं लग सकी, उसकी इनकम ख़त्म हो गई, और उसके बच्चे जब 3 दिन के बाद भूखे रहे तो वो किसी के घर डाका मारने पे मजबूर हो गया। वो इस साल आप कुर्बानी की जगह ऐसे लोगों को ढूंढ के उनको राशन दें, ये भी कुर्बानी है। ओरिजिनल कुर्बानी क्या है कि आप अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करें। बोटियां सिर्फ ज़रूरी नहीं है, गोश्त ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी बीमार की दवाई से उसकी जान बच सकती हो, वो भी कुर्बानी है। किसी के पास कपड़े नहीं है, उसको कपड़े ले दें। आपके आसपास, मैं गारंटी करता हूँ, आपके आसपास गली मोहल्ले में कई ऐसे लोग होंगे जो मुस्तहिक होंगे, जो मांग भी नहीं सकते। आप प्लीज़ इस साल बकरे और भैंसों और ऊँटों को छोड़ के उनको राशन लेकर दें, यह भी बहुत बड़ा सवाब है। अब मैं आखिर में बात करना चाहूँगा अमेरिकन सियासत के बारे में। आजकल बहुत गर्मा गर्मी चल रही है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप सब इलेक्शन हार रहे हैं। ये बिल्कुल 2016 की स्टोरी भी यही थी। आखिरी दिन तक मुझे अभी याद है कि मैं जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की विक्ट्री इवेंट में खड़ा था स्टेज के पास, उस वक्त तक CNN कह रहा था कि हिलरी को हराया नहीं जा सकता। हार गई थी वो। मेरा क्वेश्चन मार्क आज भी ये है कि बैलेट पे क्या होगा। बैलेट पे इकानमी होगी, बैलेट पे सोशलिज्म नहीं होगा, बैलेट पे दंगा फसाद नहीं होगा,
मुझे, और दूसरा क्वेश्चन मार्क, इस पूरी दुनिया में कोई ऐसी सोसाइटी बता दें जो इकॉनमी के खिलाफ वोट डालती हो, जो पुलिसिंग के खिलाफ वोट डालती हो, जो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ वोट डालती हो। अब रेसिज्म का इशू, अब ये बताएं 12% यहाँ पे अमेरिका में पॉपुलेशन अफ्रीकन अमेरिकन की, उनका प्रेसिडेंट हो यहाँ पे बराक ओबामा साहब वॉज अफ्रीकन अमेरिकन, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं कर सके, पुलिस को रिफॉर्म नहीं कर सके। जो बाइडेन उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको ओन करना पड़ेगा। मेरा ये क्वेश्चन मार्क था, हमारे चंद शर्टलेस बच्चे जब पुलिस की गाड़ियों पर चढ़ के नाचते हैं और उसको आग लगाते हैं, क्या इससे रेसिज्म कम होगा या बढ़ेगा? ये सब कुछ बैलेट पे है, और मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब को हराना इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ी बात, ना सिर्फ अमेरिका, पूरी दुनिया, कोरोना के बाद इकॉनमी रिवाइव करने की सलाहियत कौन रखता है? मेरे ख्याल में उसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप है। आखिरी बात जो बताना चाहूँगा, अमेरिका चाइना रिलेशनशिप। इस वक्त 2 कैरियर जो शिप कैरियर हैं वो साउथ चाइना सी में जा चुके हैं। अमेरिका ने अगले दिन खुल के अपनी साउथ चाइना सी में जो चाइना की अपनी डेवलपमेंट्स और उनके वहाँ पे उनकी नकलो हरकत और उनके आइलैंड्स जो उन्होंने आर्टिफिशियल बनाए हैं, उनके खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया और बयान दिया है। ये गलती थी बराक ओबामा पीरियड में, उन्होंने अपना शिप कैरियर वहाँ से वापस बुलाया था, और चाइना ने वहाँ पे किस तरीके से मसल फ्लेक्स किए। उन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड बना के वहाँ बैरक्स बनाई। साउथ कोरिया के आइलैंड्स पे उन्होंने मलकियत का हक किया शुरू कर दिया। जापान को थ्रेट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में सी पैक के ज़रिए 65 कंट्रीज़ को लपेट में लेने की कोशिश की। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका को कर्जे इतने टफ टर्म्स पे दिए गए, जब वो ना दहिंदा हुए तो उन्होंने उनकी बंदरगाह पे कब्जा कर लिया। ये सब मैं चाइना को ब्लेम नहीं करूंगा। हम अपने अमेरिकन प्रेसिडेंट साहब की फॉरेन पॉलिसी इतनी कमज़ोर थी, वो सिर्फ अमेरिका में सोशलिज्म प्रमोट करते रहे हैं, और उन्होंने चाइना को गैप दिया, उन्होंने ये मौका दिया, चेक और बैलेंस को ना रख सके। इस वजह से चाइना पूरे रीजन में एक्सपैंड कर चुका है। अमेरिका खामोश नहीं बैठेगा। अमेरिका इज़ द सोल सुपर पावर ऑन द प्लैनेट। देखेगा कि वो फ्यूचर में चाइना को किस तरह डील करेगा। प्री कोरोना चाइना के साथ यहाँ पे टैरिफ वार चल रही थी, उनकी चीज़ें, उन पे बहुत सख्त टैरिफ लगाया गया था। डोनाल्ड ट्रंप साहब ये समझते हैं चाइना बना ही अमेरिका के पैसों से है, और ये काफ़ी हद तक ठीक है। आईफोन भी वहीं बनते हैं, एप्पल भी वहीं बनता था, हर चीज़ वहीं बनती थी। ये चैलेंज है डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए कि ये मैन्युफैक्चरिंग और अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट को किस तरीके से रोकते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बल्कि ये भी बैलेट पे होगा। दूसरी तरफ जो बाइडेन, उनका बच्चा चाइना में किसी फर्म के लिए एडवाइज़र था, और $1.5 बिलियन उन्होंने साल का पैकेज लिया था। अकॉर्डिंग टू जो बाइडेन, चाइना इज़ देयर फेवरेट कंट्री। दूसरी तरफ इस वक्त इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप साहब चाइना को कोरोना के लिए भी एक्यूज़ करेंगे। वो बिलीव करते हैं कि चाइना शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट को वुहान नहीं जाने दिया, उन्होंने अमेरिका के साइंटिस्ट को वुहान नहीं जाने दिया। कोरोना वायरस को वहीं रोका जा सकता था, लेकिन चाइना उसको रोकने में फेल हुआ है। पूरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर से ज़्यादा सफ़र कर रही है, जाने एक तरफ, इकानमी एक तरफ। चाइना को दुनिया को जवाब देना पड़ेगा, और डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये एजेंडा है, वो इसका जवाब लेने में कोशिश करेंगे। ना सिर्फ खुद वो अकेले नहीं होंगे, कई यूरोपियन ममालिक भी उनके साथ होंगे। ये उनका एजेंडे का हिस्सा है इस इलेक्शन में, और ये भी मेरे ख्याल में ना सिर्फ अमेरिका, पूरी दुनिया उनको सपोर्ट करेगी। अगले सेगमेंट तक इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।